तो मेरी जर्नी की जो पहली इंस्पिरेशन थी वो थी मेरी सीनियर, मेरी इमीडिएट सीनियर थी, जिन्होंने मेरे कॉलेज से ही थी और मेरे होम टाउन से ही थी। उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया था और बहुत अच्छी रैंक से करा था, सेल्फ स्टडी से करा था। सो मैम आपने शुरुआत में मतलब क्या पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे शुरुआत की यूपीएससी की, फिर कहाँ से स्टार्ट की, क्या रिसोर्सेस रहे आपके शुरुआत में? ऑप्शन जब मुझे भी चूज़ करना था तो सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा था जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं लेना था क्योंकि मैं बहुत टाइम से वही पढ़ रही थी और मुझे चेंज चाहिए था और मुझे कुछ ह्यूमैनिटीज़ से भी पढ़ना था, तो इसलिए मैंने कुछ ह्यूमैनिटीज़ के ऑप्शन सेलेक्ट करे। सो मैम आपने सोशोलॉजी को अपने ऑप्शनल को कैसे तैयार किया, क्या बुक लिस्ट रही, क्या रिसोर्सेज रहे आपके ऑप्शनल को, कैसे तैयार किया आपने ऑप्शनल को? तो ऑप्शन के लिए सबसे पहले मैंने एनसीईआरटीज़ ली थी सोशियोलॉजी की 11th-12th की जो है, वो मेरा थोड़ा बेस बनाने के लिए था। उसके अलावा मैंने तुषारांशु सर के नोट्स भी रेफ़र करे थे, स्लीपी क्लासेस के लेक्चर्स रेफ़र करे थे, नितिन सांगवान सर की बुक है। आपकी बात करें कि आपने मेंटर्स के तौर पर किसको फॉलो किया या फिर कहाँ से गाइडेंस प्राप्त किया आपने? हेलो एवरीवन, वेलकम टू 360 मोटिवेशन बाय S2। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और हम बैक टू बैक टॉपर स्टॉक कर रहे हैं। तो आज के टॉपर स्टॉक में हमारे साथ हैं दीक्षिता जोशी मैम। दीक्षिता जोशी मैम की बात करें तो 58वीं रैंक के साथ मैम का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम मैम की जर्नी को डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि कैसे ये मैम ने मुकाम हासिल किया, क्या स्ट्रेटजी रही, कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की और आपने जो तमाम सारे कमेंट्स में क्वेश्चन लिख दिए हैं उनके आंसर्स जानेंगे। तो तमाम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलिए मैम से बात करते हैं और जानते हैं। सो मैम सबसे पहले आपका हमारे चैनल 360 मोटिवेशन बाय S2 में स्वागत है। धन्यवाद सर। और मैम आपको बहुत बहुत बधाई इस मुकाम को हासिल करने के लिए। सो मैम सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए, लाइक आपका नाम क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मेरा नाम दीक्षिता जोशी है। मैं हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उसके बाद एमटेक किया एनर्जी सिस्टम्स में फ्रॉम IIT मंडी और 2019 में मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट करी थी और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। राइट। सो मैम कैसे शुरुआत हुई यूपीएससी की, या फिर ये बात करें कि क्या इंस्पिरेशन रहा यूपीएससी करने के पीछे, कोई फैमिली में सेलेक्टेड था या फिर क्या इंस्पिरेशन रहा यूपीएससी करने के पीछे? तो मेरी जर्नी की जो पहली इंस्पिरेशन थी वो थी मेरी सीनियर, मेरी इमीडिएट सीनियर थी, जिन्होंने मेरे कॉलेज से ही थी और मेरे होम टाउन से ही थी। उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया था और बहुत अच्छी रैंक से करा था, सेल्फ स्टडी से करा था। तो उनसे मैं इंस्पायर हुई थी, उनसे ही उस टाइम पे ही मुझे इस सर्विसेज के बारे में अच्छे से पता चला था कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वहाँ से ही मेरा थोड़ा मन बना था कि मुझे इस सर्विसेज में आना है। सो मैम बात करें अगर शुरुआती पढ़ाई लिखाई की तो आपकी कैसे हुई और कहाँ हुई? अगर बात करें आपके बचपन की तो कैसा रहा आपका बचपन? बचपन अच्छा था और मैंने 12th तक की पढ़ाई अपनी होम टाउन में ही करी है, हल्द्वानी में ही। मैं बिरला स्कूल में थी और वहाँ से मैंने 12th करा है। राइट। सो मैम बात करें जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन की अगर फीलिंग्स जान पाएँ, क्या फीलिंग्स थी और कैसा लग रहा था, फैमिली का क्या रिएक्शन था? तो फीलिंग तो बहुत अलग थी क्योंकि जब मैं स्क्रॉल करी थी तो 58th रैंक पे अपना नाम देखकर थोड़ा शॉक भी लगा था और बिलीव नहीं हुआ था। और फैमिली वाले बहुत खुश हैं और उनकी खुशी को देखकर ज़्यादा खुशी होती है मुझे। राइट। सो मैम कब से शुरुआत हुई? जैसे यूपीएससी की काफ़ी एस्पिरेंट का एक क्वेश्चन रहता है कि कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए यूपीएससी की तैयारी, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद या फिर कॉलेज के साथ साथ? आपने कब से स्टार्ट किया था? तो जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तभी से मैंने थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना, एनसीईआरटीज़ देखना, थोड़े बहुत लेक्चर्स करना वो स्टार्ट कर दिया था। और जो भी ग्रेजुएशन कर रहा है अपने कॉलेज में है और अगर उसे पता है कि उसे यूपीएससी करना है तो मैं तो कहूँगी कि थोड़ी बहुत तैयारी आप वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। और फिर आपको डेडिकेटेडली 1-2 साल देने ही पड़ते हैं। राइट। सो मैम आपने शुरुआत में मतलब क्या पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे शुरुआत की यूपीएससी की, फिर कहाँ से स्टार्ट की, क्या रिसोर्सेज रहे आपके शुरुआत में? तो जो मैंने स्टार्टिंग करी थी वो न्यूज़पेपर पढ़ने से करी थी, द हिंदू मैं पढ़ती थी। उसके अलावा एनसीईआरटीज़ देखती थी, फिर जो यूट्यूब पे मृणाल सर के लेक्चर्स हैं वहाँ से मैंने इकोनॉमी का बेस बनाया अपना। तो ऐसे करके स्टार्टिंग की पढ़ाई शुरू करी। राइट। सो मैम ये आपका कौन सा अटैम्प्ट था और आपका मीडियम क्या था? मेरा 3rd अटैम्प्ट था और मीडियम इंग्लिश। और आपका ऑप्शनल क्या था? ऑप्शनल सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। तो मैम जैसे काफ़ी बच्चों से ऑप्शनल चूज़ करते वक्त दिक्कत हो जाती है, मतलब वो उनको बात को चेंज करना पड़ जाता है। तो ऑप्शनल को कैसे चूज़ किया जाए, मतलब क्या देखना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है ऑप्शनल को चूज़ करने? तो ऑप्शन जब मुझे भी चूज़ करना था तो सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा था जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं लेना था क्योंकि मैं बहुत टाइम से वही पढ़ रही थी और मुझे चेंज चाहिए था और मुझे कुछ ह्यूमैनिटीज़ से भी पढ़ना था। तो इसलिए मैंने कुछ ह्यूमैनिटीज़ के ऑप्शन सेलेक्ट करे, उनका सिलेबस देखा, जिसका सिलेबस मुझे इंटरेस्टिंग लगा उसकी मैंने 1-2 किताबें भी ली, उनको पढ़ना स्टार्ट किया। वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि सोशियोलॉजी में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। राइट। तो फिर वो ऑप्शन लेके उसी की तैयारी करी। सो मैम आपने सोशियोलॉजी को अपने ऑप्शनल को कैसे तैयार किया, क्या बुक लिस्ट रही, क्या रिसोर्सेज रहे आपके ऑप्शनल को, कैसे तैयार किया अपने ऑप्शनल को? तो ऑप्शन के लिए सबसे पहले मैंने एनसीईआरटीज़ ली थी सोशियोलॉजी की 11th-12th की जो है, वो मेरा थोड़ा बेस बनाने के लिए था।
उसके अलावा मैंने तुषारांशु सर के नोट्स भी रेफ़र करे थे, स्लीपी क्लासेस के लेक्चर्स रेफ़र करे थे, नितिन सांगवान सर की बुक है, और बहुत कम मैंने जो हॉलम्बोज बुक है, हॉलम्बोज एंड हॉलबॉर्न, उसको रेफ़र करा। सो मैम आपका ये थर्ड अटैम्प्ट था, और जो पिछले अटैम्प्ट था उनका क्या रिजल्ट रहा? तो पिछले 2 अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा था। सो मैम आपने गलतियाँ एनालिसिस की होंगी जो आपसे प्रीलिम्स नहीं निकला, और आपने थर्ड अटैम्प्ट में फाइनली सिलेक्शन इतनी अच्छी पोस्ट के साथ ले लिया। तो आपने जो गलतियाँ एनालिसिस की, क्या गलतियाँ रहीं, फिर बात को आपने क्या इंप्रूवमेंट किया जो फाइनली इतनी अच्छी पोस्ट रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है? तो प्रीलिम्स में मुझे बहुत दिक्कत आती थी सही आंसर ढूंढने में, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत क्लोज ऑप्शंस आते हैं और ये ह्यूमैनिटीज़ है। मैं थोड़ा ऑब्जेक्टिवली पेपर को देख रही थी, जबकि उसे इस ह्यूमैनिटीज़ के पेपर्स को आपको थोड़ा सब्जेक्टिवली देखना होता है। Right. तो वो मैंने वरुण जैन सर से सीखा था और उसी को मैंने अप्लाई किया। सो मैम बात करें आपकी ऑल मतलब स्टडी की, कैसे हुई ऑल प्रिपरेशन की, कैसे हुई? कोचिंग का हेल्प लिया या आपने सेल्फ स्टडी की थी? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी ही करी है, कोचिंग नहीं लिया। राइट। तो मैम जैसा कि आपने बताया आपने सेल्फ स्टडी किया है, तो सेल्फ स्टडी से क्या तैयारी हो सकती है? और जैसे आजकल मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटजी पड़ी हैं, गाइडेंस की भी कमी नहीं है, तो लोग जैसे बच्चे भटक जाते हैं उसमें, तो कैसे अपनी स्ट्रेटजी को अच्छे से बना सकते हैं एस्पिरेंट, और कैसे तैयारी करनी चाहिए, और क्या सेल्फ स्टडी से तैयारी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सेल्फ स्टडी से आप तो मेरे को लगता है सेल्फ स्टडी से आपका फोकस बेटर रहता है, आप बार बार इधर उधर नहीं भागते हैं। उसके लिए मैं कहूँगी कि आप पहले टॉपर्स की वीडियोस देखिए, बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोस देखिए, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करिए और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और उस स्ट्रैटेजी को स्टिक करिए। बट अगर आप फेल हो रहे हैं तो फिर आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए आजकल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म्स भी हैं। तो कोचिंग की तो ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, लेकिन मेंटरशिप की हाँ ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो मैम अगर आपकी बात करें कि आपने मेंटर्स के तौर पर किसको फॉलो किया या फिर कहाँ से गाइडेंस प्राप्त किया आपने? तो मैं 2 प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हूँ, एक तो एचआरथी जो वरुण जैन सर का है, और एक यूपीएससी प्रेप। तो ये 2 प्लेटफॉर्म्स थे जो मैंने यूज़ करे थे अपनी प्रिपरेशन में। राइट। सो मैम अगर आपकी स्ट्रेटजी की बात करें तो क्या स्ट्रेटजी रही आपके प्रीलिम्स मेंस के लिए, क्या रिसोर्सेज रही, कैसे तैयारी की आपने? तो दोनों ही स्टेजेस के लिए मैंने स्टैंडर्ड रिसोर्सेज ही फॉलो करे थे, जो सारे टॉपर्स ही बताते हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम और शंकर आयस की बुक फॉर एनवायरनमेंट और नितिन सिंघानिया फॉर आर्ट एंड कल्चर, यही मैंने रिसोर्सेज फॉलो करे थे। इसके अलावा मैं टेस्ट लगाती थी दोनों के लिए। राइट। मैम जैसे काफ़ी सारे बच्चे प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट पूछना चाहते हैं, तो आपने कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की प्रीलिम्स के लिए, बता दीजिए पहले। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ ही पढ़ी थी 11th और 12th की। इसके अलावा इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल सर के लेक्चर्स पढ़े थे, और जो विवेक सिंह की बुक आती है क्वेश्चंस की, 500 MCQs की जो बुक है वो सॉल्व करे थे। और इसके अलावा अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो स्पेक्ट्रम फॉलो करी थी, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, और कौन सा सब्जेक्ट होता है एनवायरनमेंट के लिए शंकर आयस फॉलो करी थी। बस यही बुक लिस्ट। मैम जैसे शुरुआत में एनसीईआरटी पढ़नी होती हैं तो बहुत सारी एनसीईआरटियाँ, आपने कौन कौन सी एनसीईआरटी को पढ़ा था, और क्या सारे ऑल एनसीईआरटी को पढ़ना ज़रूरी है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पढ़नी चाहिए? तो क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स पढ़ रही थी तो वो मेरे लिए नए ही थे, तो इसलिए मैंने 6 से ही स्टार्ट करी थी एनसीईआरटीज़ पढ़ना। और मैं कॉलेज में भी थी तो तब मेरे पास थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए ही पढ़ रही थी मैं, तो 6 से स्टार्ट करी थी। लेकिन सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स में जैसे प्रीलिम्स के लिए अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मैंने 9 से 12 तक की एनसीईआरटीज़ को ही रिवाइज करा था, 6 से 9 तक की वाली छोटी थी। राइट। मैम थोड़ा मेंस के बारे में और बताइए, क्या रिसोर्स रहे, कैसे तैयारी की, आंसर राइटिंग वगैरह आपने कब से स्टार्ट कर दी थी? तो आंसर राइटिंग तो मैं शुरुआत से ही कर रही थी, जब से मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था और ऑप्शन कंप्लीट हो गया था, मैं तब से ही आंसर राइटिंग कर रही थी, चाहे मेरा प्रीलिम्स रुक रहा था, पर आई वाज कंटिन्यूइंग विद द आंसर राइटिंग। और मेंस के बाद डेडिकेटेड जो टाइमली टेस्ट होते हैं वो मैंने लगाए थे। मैम जैसे काफ़ी सारे बच्चे सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो सीसेट के लिए कैसे तैयारी की आपने, क्या रिसोर्सेज रहे या फिर क्या स्ट्रेटजी रही सीसेट के लिए? तो सीसेट बिल्कुल ये टफ़ होता जा रहा है ईयर बाय ईयर, और सीसेट के लिए आप कुछ 1 महीना पहले से ही आप डेडिकेटेडली 1 घंटा देकर मैथ्स के क्वेश्चन, जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आई थिंक ये 3 एरियाज़ हैं जो हम अच्छे से ईजिली कवर कर सकते हैं, तो ये आप 1-1 घंटा देकर उनकी प्रैक्टिस करिए। मैम काफ़ी सारे बच्चे पेपर वाइज स्ट्रेटजी पूछना चाह रहे थे, जैसे GS1 पेपर के लिए, मेंस के लिए, GS1 के लिए और 2 के लिए, तो आपके ऑल मतलब पेपर्स के लिए क्या स्ट्रेटजी रही, कैसे तैयारी की पेपर्स वाइज? तो GS1 के लिए अगर मैं कहूँ तो जो मैंने सोर्सेस प्रीलिम्स के लिए फॉलो करे थे वही सोर्सेस थे, कुछ भी नया नहीं उठाया था मैंने। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर जो मैंने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था वही मैंने मेंस के लिए भी रखा। फिर GS2 के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, और गवर्नेंस वाले टॉपिक के लिए ARC रिपोर्ट और नीति आयोग की इंडिया 875 वाली रिपोर्ट,
और बस GS2 के लिए और न्यूज़पेपर। GS2 के लिए ये काफ़ी था। GS3 के लिए मैं इकोनॉमिक सर्वे बहुत रिलीजियसली फॉलो करती थी। उससे मैं जो रिकमेंडेशंस वो लोग देते हैं वो मैंने नोट डाउन करी थी और उसको मैंने कोड भी किया है GS3 में। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जो करंट अफेयर्स है वहीं से प्रिपेयर किया। सिक्योरिटी भी करंट अफेयर से ही जो मटेरियल आता है उसी से प्रिपेयर करा था, और साइंस एंड टेक भी। फिर GS4 के लिए मैंने लेक्सिकन से डेफिनेशंस देख ली थी एक बार, उसके अलावा अपना ही कंटेंट बिल्ड किया था उस पर। मैम, एक करंट अफेयर्स को लेकर काफ़ी इशू रहता है। वैसे तो आपने बताया द हिंदू पढ़ती थी आप, तो आपने केवल द हिंदू को ही फॉलो किया या फिर और कुछ भी मतलब पढ़ती थी करंट अफेयर्स के लिए? कैसे तैयार किया अपनी करंट अफेयर्स को? तो करंट अफेयर मैं न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ती थी, और इसके अलावा मैं मंथली कंपाइलेशन पढ़ती थी। विजन की मंथली कंपाइलेशन आती है वो करती थी। तो इतना ही करा है मैंने करंट अफेयर के लिए। मैम, एक करंट अफेयर्स को लेकर यह सवाल रहता है कि कब तक के करंट अफेयर्स को कर लेना चाहिए या फिर कितने दिन की करंट अफेयर्स पूछी जाती है? तो जैसे अगर आप इस बार का प्रीलिम्स अगर आपने लिखा है तो आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर ही इम्पॉर्टेंट होती है, और वही सेम मेंस के लिए रहता है कि पूरा 1 साल का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहता है। राइट मैम, जैसे अब 23 वाला तो एग्ज़ाम हो गया, लेकिन अगर बात करें 24 वाले के लिए तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो कब उनको प्रीलिम्स ख़त्म कर लेना चाहिए, कब ऑप्शनल की तैयारी करनी चाहिए और कब मेंस की? तो अगर आप 2024 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अभी तो आप मेंस पर्सपेक्टिव से ही पढ़िए, और अपना ऑप्शनल बाय दिसंबर कंप्लीट कर लीजिए। एंड आफ्टर फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स यू कैन स्टार्ट डेडिकेटेडली प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, अगर आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है तो, क्योंकि प्रीलिम्स फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको प्रीलिम्स को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत पड़ती है। राइट मैम, आपका फाइनली इतनी अच्छी पोस्ट के साथ सिलेक्शन हो गया है, मतलब 58वीं रैंक के साथ। तो अब कैसा लग रहा है आपको, क्या फीलिंग्स है अभी की? बहुत अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा डर भी लग रहा है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे अब होगी। Yes. तो थोड़ा डर भी है और थोड़ी एक्साइटमेंट भी है, और ओवरऑल अच्छा लग रहा है कि मेहनत का फल मिल गया। सो मैम, बात करें अगर आपकी ऑल ओवर जर्नी की, तो कैसी रही, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा आखिर UPSC की जर्नी में? तो मैं एक प्रिविलेज फैमिली से हूँ, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें तो मुझे नहीं आई। जितनी भी परेशानियाँ आई वो मेरी पढ़ाई को लेकर ही थी कि मैं फ़ेल हो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पहली स्टेज में ही क्यों फ़ेल हो रही हूँ। तो वही दिक्कत थी और उसी को मुझे हैंडल करना था, तो वही एक समस्या थी। सो मैम, लास्ट में जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं या फिर एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अपकमिंग एस्पिरेंट है, उनके लिए क्या मैसेज या एडवाइस रहेगी आपकी? जो भी UPSC की तैयारी कर रहा है वो पहले तो आप अपनी स्ट्रैटेजी पर बहुत कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आप फेल हो रहे हैं तो उसमें आप हेल्प लीजिए, गिव अप मत करिए, हेल्प लीजिए। और जैसे ही आपको अपनी गलती आइडेंटिफाई हो जाती है उस पर सुधार करके आपको वो पड़ाव पार करना ईजी हो जाता है। और इसके अलावा मैं यही कहूँगी कि आप सच्चाई से अपनी तैयारी करिए, कंसिस्टेंट रहिए और हार्डवर्क कीजिए और अपने लिए भी टाइम निकालते रहिए। अच्छा मैम, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने जो अपना कीमती समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे कुछ क्वेश्चंस या कुछ बातें जो मैंने मैम से डिस्कस की। आई होप आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। हम नेक्स्ट इंटरव्यू में उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।